नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टुडे जीके प्रोग्राम में आपका स्वागत है। सबसे पहले पिछले सेशन का रिकैप देख लेते हैं। पहला प्रश्न था, नेशनल जीन बैंक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, इसके पास बीज के रूप में लगभग 10 लाख जर्मप्लाज्म को संरक्षित करने की क्षमता है। कथन 2, दीर्घ व मध्यम अवधि का संरक्षण करने के लिए नेशनल जीन बैंक के पास 4 प्रकार की सुविधाएं सीड जीन बैंक, क्रायो जीन बैंक, इन विट्रो जीन बैंक और फील्ड जीन बैंक हैं। इसका सही जवाब था ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न था, वित्तीय समावेशन सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1, इस सूचकांक में सरकार और संबंधित क्षेत्र नियामकों के परामर्श से बैंकिंग, निवेश, बीमा, डाक के साथ साथ पेंशन क्षेत्र का विवरण शामिल किया गया है। कथन 2, इसमें 0 से लेकर 100 तक वैल्यू दी जाएगी, जहां 0 का मतलब न्यूनतम वित्तीय समावेशन एवं 100 का मतलब पूर्ण वित्तीय समावेशन है। और इसका सही जवाब था ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, इसकी परिकल्पना एक डिजिटल बैंक के रूप में की गई है जो किसी भी पाठ्यक्रम में एक छात्र द्वारा अर्जित क्रेडिट रखता है। कथन 2, यह छात्रों को किसी एक विश्वविद्यालय की नियमित रूप से निर्धारित डिग्री या पाठ्यक्रमों को चुनने के बजाय उनकी योग्यता के अनुरूप पाठ्यक्रमों का चयन करने में सक्षम बनाता है। और कथन 3, इसमें मल्टी एग्जिट एवं मल्टी एंट्री का विकल्प है, जिससे उन छात्रों को मदद मिलेगी जिन्हें वित्तीय या अन्य कारणों से अपनी शिक्षा से ब्रेक लेना पड़ता है। और इसका सही जवाब था ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। अगला प्रश्न था, हाल ही में द डिक्लेरेशन एंड प्रोग्राम ऑफ एक्शन ऑन ए कल्चर ऑफ पीस खबरों में रहा। बताइए इसे निम्नलिखित में से किस निकाय द्वारा अंगीकृत किया गया था। और इसका सही जवाब था ऑप्शन ए, संयुक्त राष्ट्र महासभा। अगला प्रश्न था, राष्ट्रीय हिमालयी अध्ययन मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, यह भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। कथन 2, यह मिशन विशेष रूप से भारतीय हिमालयी क्षेत्र एवं भारत के बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स पर फोकस करता है। और इसका सही जवाब था ऑप्शन ए, केवल 1। अगला प्रश्न था, प्रवाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, प्रवाल आनुवांशिक रूप से समान जीवों से बने होते हैं जिन्हें पॉलिप्स कहा जाता है। कथन 2, इन पॉलिप्स में सूक्ष्म शैवाल होते हैं जिन्हें जूजेंथली कहा जाता है, जो उनके उत्तकों के भीतर रहते हैं। और कथन 3, प्रवाल और शैवाल के बीच संबंध सहभोजिता पर आधारित होता है। और इसका सही जवाब था ऑप्शन डी, केवल 3। अगला प्रश्न था, हाल ही में हुई परमाणु संलयन की महत्वपूर्ण खोज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1, इस प्रयोग में ईंधन छर्रों यानी फ्यूल पैलेट्स को गर्म करने के लिए लेजर का उपयोग किया गया था। और कथन 2, लिथियम और ट्रिटियम युक्त ये छर्रे आपस में जुड़कर और अधिक ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। और इसका सही जवाब था ऑप्शन ए, केवल 1। अगला प्रश्न था, किगाली संशोधन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में किगाली संशोधन कानूनी रूप से बाध्यकारी है। कथन 2, यह संशोधन हाइड्रोफ्लोरोकार्बन यानी HFC के उत्पादन और खपत में चरणबद्ध तरीके से कटौती के लिए है। और इसका सही जवाब था ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न था, न्यायपालिका में कॉलेजियम प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, दूसरा न्यायाधीश केस यानी सेकेंड जजेस केस 1993 में सर्वोच्च न्यायालय ने कॉलेजियम प्रणाली की शुरुआत की। कथन 2, यह माना गया कि परामर्श का अर्थ सहमति नहीं है। और कथन 3, तीसरा न्यायाधीश केस यानी थर्ड जजेस केस 1998 में सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजियम का विस्तार 5 सदस्यीय निकाय में कर दिया, जिसमें मुख्य न्यायाधीश सहित उनके 4 वरिष्ठतम सहयोगी शामिल थे। और इसका सही जवाब था ऑप्शन बी, केवल 1 और 3। और अंतिम प्रश्न था, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी NHRC के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1, इसके अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तक होता है। कथन 2, यह एक बहुसदस्यीय निकाय है जिसमें एक अध्यक्ष और 10 अन्य सदस्य होते हैं। और इसका सही जवाब था ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा YouTube चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश। अब शुरुआत करते हैं आज के सेशन की और सबसे पहले देखते हैं अभ्यास प्रश्न। कॉन्ट्रैक्ट फॉर द वेव अक्सर चर्चा में रहता है, इसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, यह एक कानूनी दस्तावेज है जिसे वर्ल्ड वाइड वेब फाउंडेशन द्वारा इंटरनेट पर राजनीतिक जोड़ तोड़, फेक न्यूज, निजता का उल्लंघन आदि मुद्दों पर ध्यान दिलाने के लिए समर्थन किया गया था। कथन 2, ऑनलाइन पद्धति में लोगों के विश्वास को मजबूत करने के लिए लोगों की गोपनीयता और व्यक्तिगत डेटा की रक्षा करना इसका एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। उपर्युक्त में से कौन सा अथवा से कथन सत्य है अथवा हैं? ऑप्शंस हैं, ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों और डी न तो 1 और न ही 2। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2।
कॉन्ट्रैक्ट फॉर द वेव वर्ल्ड वाइड वेब फाउंडेशन द्वारा नवंबर 2019 में शुरू की गई पहल है। इस पहल का उद्देश्य इंटरनेट पर राजनीतिक हेरफेर, फेक न्यूज, गोपनीयता का उल्लंघन और अन्य नुकसान पहुंचाने वाले मुद्दों को एड्रेस करना है। यह एक कानूनी दस्तावेज या संयुक्त राष्ट्र का दस्तावेज नहीं है। इस योजना में 9 केंद्रीय सिद्धांतों को शामिल किया गया है, जिनमें से प्रत्येक 3 सिद्धांत सरकारों, कंपनियों और व्यक्तियों के लिए निर्देशित हैं। इसे वर्ल्ड वाइड वेब फाउंडेशन के टीम बर्नर्स-ली ने 25 नवंबर 2019 को लॉन्च किया था। ऑनलाइन विश्वास बनाने के लिए लोगों की गोपनीयता और व्यक्तिगत डेटा की रक्षा करना इसके सिद्धांतों में से एक है, और इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, केवल 2। अब शुरुआत करते हैं आज के सेशन की और देखते हैं पहला प्रश्न। भारत में सशस्त्र बलों में महिलाओं के प्रवेश के संबंध में निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार कीजिए। कथन 1, थल सेना, वायुसेना और नौसेना ने 1992 में महिलाओं को शॉर्ट सर्विस कमीशन यानी SSC अधिकारियों के रूप में शामिल करना शुरू किया। कथन 2, 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को सेना की कॉम्बैट सपोर्ट इकाइयों में महिला अधिकारियों को उनके पुरुष समकक्षों के बराबर अस्थायी कमीशन देने का आदेश दिया। उपर्युक्त में से कौन सा अथवा से कथन सही है अथवा हैं? ऑप्शंस हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2, और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए केवल 1। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में आदेश दिया कि महिलाएं आगामी राष्ट्रीय रक्षा अकादमी यानी NDA परीक्षा में भी बैठ सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसी परीक्षा में महिलाओं के प्रवेश को प्रतिबंधित करना लैंगिक भेदभाव को बढ़ावा देने जैसा है। थल सेना, वायुसेना और नौसेना ने 1992 में महिलाओं को शॉर्ट सर्विस कमीशन यानी SSC अधिकारियों के रूप में शामिल करना शुरू किया। यह पहली बार हुआ था जब महिलाओं को मेडिकल स्ट्रीम के बाहर सेना में शामिल होने की अनुमति दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में केंद्र सरकार को सेना की गैर लड़ाकू सहायता इकाइयों में महिला अधिकारियों को उनके पुरुष समकक्षों के बराबर अस्थायी कमीशन देने का आदेश दिया। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए केवल 1। अगला प्रश्न है, न्यू डेवलपमेंट बैंक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, इसकी स्थापना 2014 में ब्राजील के फोर्टालेजा में 6ठे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हुई थी। और कथन 2, इसका मुख्यालय डरबन, दक्षिण अफ्रीका में है। और कथन 3, इसमें प्रत्येक प्रतिभागी देश को 1 वोट दिया गया है और किसी भी देश के पास वीटो पावर नहीं है। उपर्युक्त में से कौन सा अथवा से कथन गलत है अथवा हैं? ऑप्शंस हैं ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 2 और डी केवल 3, और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी केवल 2। भारत का आत्मनिर्भर भारत अभियान सामाजिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए न्यू डेवलपमेंट बैंक के दायरे को व्यापक बनाने में मदद करेगा। न्यू डेवलपमेंट बैंक ब्रिक्स देशों ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका द्वारा संचालित एक बहुपक्षीय विकास बैंक है। इसकी स्थापना 2014 में ब्राजील के फोर्टालेजा में 6ठे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हुई थी। इस बैंक की स्थापना 5 उभरते बाजारों के बीच वित्तीय और विकास सहयोग को बढ़ावा देने के लिए की गई है। इसका मुख्यालय शंघाई, चीन में स्थित है। विश्व बैंक में पूंजी हिस्सेदारी के आधार पर वोट का अधिकार है, जबकि न्यू डेवलपमेंट बैंक में प्रत्येक भागीदार देश को 1 वोट दिया गया है और किसी भी देश के पास वीटो पावर नहीं है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी केवल 2। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। वन्यजीव अभ्यारण्य अथवा राष्ट्रीय उद्यान और दूसरी तरफ राज्य। वन्यजीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान के युग्म में है, पहला तमोर पिंगला वन्यजीव अभ्यारण्य, दूसरा लवलांग वन्यजीव अभ्यारण्य, तीसरा लांजाम दुगु वन्यजीव अभ्यारण्य और चौथा मानस राष्ट्रीय उद्यान। और राज्य के युग्मों में है छत्तीसगढ़, झारखंड, आंध्र प्रदेश और असम। ऊपर दिए गए युग्मों में से कौन से सही सुमेलित हैं? ऑप्शंस हैं ए केवल 1 और 4, बी केवल 2 और 4, सी केवल 3 और 4 और डी उपरोक्त सभी। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अधिकारियों के अनुसार देर से आई बाढ़ ने असम में 5 जिलों को प्रभावित किया है। इसके कारण अस्थायी रूप से हजारों लोग विस्थापित हुए हैं और उनमें से 770 को राहत शिविरों में शरण लेने के लिए मजबूर होना पड़ा है। बाढ़ ने असम में वन्यजीव अभ्यारण्यों को भी संकट में डाल दिया है। तमोर पिंगला वन्यजीव अभ्यारण्य छत्तीसगढ़ में स्थित है, लवलांग वन्यजीव अभ्यारण्य झारखंड में स्थित है, लांजा मुदगु वन्यजीव अभ्यारण्य आंध्र प्रदेश में स्थित है और मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। पहला सर्बिया, दूसरा क्रोएशिया, तीसरा लिथुआनिया, चौथा रोमानिया और पांचवा ऑस्ट्रिया। उपरोक्त में से कौन से देश हंगरी के साथ सीमा साझा करते हैं? ऑप्शंस हैं ए केवल 1, 2, 3 और 4, बी केवल 2, 3, 4 और 5, सी केवल 1, 2, 4 और 5 और डी उपरोक्त सभी। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी केवल 1, 2, 4 और 5। हाल ही में हंगरी ने कहा कि वह अफगानिस्तान से कॉन्ट्रैक्टर के रूप में काम कर रहे 26 हंगेरियन नागरिकों के एक समूह को निकालने में सफल हुआ है।
वे जल्द ही किसी अन्य देश द्वारा लाई जा रही उड़ान पर हंगरी लौट आएंगे। हंगरी मध्य यूरोप का एक देश है। यह कॉर्पेथियन बेसिन के 93,030 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसकी सीमा उत्तर में स्लोवाकिया, उत्तर पूर्व में यूक्रेन, पूर्व और दक्षिण पूर्व में रोमानिया, दक्षिण में सर्बिया, दक्षिण पश्चिम में क्रोएशिया और स्लोवेनिया और पश्चिम में ऑस्ट्रिया से लगती है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, केवल 1, 2, 4 और 5। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ नौसैनिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक ज्वाइंट गाइडेंस पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस हैं ए कनाडा, बी जापान, सी वियतनाम, डी ऑस्ट्रेलिया। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। भारत और ऑस्ट्रेलिया के नौसेना प्रमुखों ने विभिन्न स्तरों पर दोनों सेनाओं के बीच बातचीत को कारगर बनाने के लिए एक ज्वाइंट गाइडेंस दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। यह ज्वाइंट गाइडेंस दोनों नौसेनाओं के द्विपक्षीय अथवा बहुपक्षीय रूप से काम करने के लिए एक दिशा निर्देश दस्तावेज के रूप में कार्य करेगा। यह पारस्परिक समझ विकसित करने, क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए सहयोग करने, पारस्परिक रूप से लाभकारी गतिविधियों में सहयोग करने और अंतःक्रियाशीलता विकसित करने पर केंद्रित है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है, अटलांटिक मेरिडियनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन AMOC के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, यह महासागर कन्वेयर बेल्ट या थर्मोहेलाइन परिसंचरण यानी THC की अटलांटिक शाखा है और पूरे विश्व के महासागरीय बेसिन में उष्मा और पोषक तत्वों का वितरण करती है। कथन 2, AMOC की समाप्ति से उत्तरी गोलार्ध में तापमान में वृद्धि होगी। उपर्युक्त में से कौन सा अथवा से कथन सही है अथवा है? ऑप्शंस हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों और डी न तो 1 और न ही 2। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए केवल 1। अटलांटिक मेरिडियनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन यानी AMOC महासागरीय धाराओं की एक बड़ी प्रणाली है। यह महासागर कन्वेयर बेल्ट या थर्मोहेलाइन परिसंचरण की अटलांटिक शाखा है। यह पूरे विश्व के महासागरीय बेसिन में उष्मा और पोषक तत्वों का वितरण करती है। गल्फ स्ट्रीम AMOC का एक हिस्सा है। यह उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट के साथ साथ यूरोप में मंद जलवायु के लिए जिम्मेदार एक गर्म धारा है। आपको बता दें कि AMOC और गल्फ स्ट्रीम के बिना यूरोप बहुत ठंडा हो जाएगा। मॉडलिंग अध्ययनों से पता चला है कि AMOC की समाप्ति से उत्तरी गोलार्ध ठंडा हो जाएगा और यूरोप में वर्षा कम हो जाएगी। इसका असर एल नीनो पर भी पड़ सकता है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए केवल 1। अगला प्रश्न है, भारत में करों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, भारत में संविधान सरकार को व्यक्तियों और संगठनों पर कर लगाने का अधिकार देता है। कथन 2, संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार संघ और राज्यों के पास कर लगाने यानी टैक्सेशन की समवर्ती शक्ति है। उपर्युक्त में से कौन सा अथवा से कथन सही है अथवा हैं? ऑप्शंस हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए केवल 1। भारत में संविधान सरकार को व्यक्तियों और संगठनों पर कर लगाने का अधिकार देता है, लेकिन यह स्पष्ट करता है कि कानून की अथॉरिटी के अलावा किसी को भी कर लगाने या वसूलने का अधिकार नहीं है। किसी भी कर या टैक्स को विधायिका या संसद द्वारा पारित कानून द्वारा समर्थित होना चाहिए। भारत में कर केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकारों पर आधारित त्रिस्तरीय प्रणाली के अंतर्गत आते हैं। संविधान की 7वीं अनुसूची में संघ और राज्य सूची के तहत केंद्र और राज्य सरकारों को अलग अलग टैक्स लगाने का अधिकार मिला हुआ है, लेकिन समवर्ती सूची के तहत टैक्स की कोई अलग व्यवस्था नहीं है। मतलब संघ और राज्यों के पास कराधान की कोई समवर्ती शक्ति मौजूद नहीं है। इसलिए कथन 2 गलत है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए केवल 1। अगला प्रश्न है, शुष्क बर्फ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, इसका तापमान सामान्य बर्फ की तुलना में कम होता है और यह वायुमंडल में नमी से होने वाली आकस्मिक ठंड यानी इंसिडेंटल फ्रॉस्ट के अलावा कोई अवशेष नहीं छोड़ती है। कथन 2, इसका उपयोग अनाज और अनाज उत्पादों के बंद कंटेनरों में कीट गतिविधि को रोकने के लिए किया जाता है। उपर्युक्त में से कौन सा अथवा से कथन सही है अथवा हैं? ऑप्शंस हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों और डी न तो 1 और न ही 2। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों। शुष्क बर्फ कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप है। यह मुख्य रूप से शीतलक के रूप में प्रयोग की जाती है। इसका तापमान सामान्य बर्फ की तुलना में कम होता है और यह वायुमंडल में नमी से होने वाली आकस्मिक ठंड के अलावा कोई अवशेष नहीं छोड़ती है। जहां यांत्रिक शीतलक उपलब्ध नहीं है, वहां इसका उपयोग खाद्य पदार्थों को संरक्षित करने के लिए किया जाता है। शुष्क बर्फ का उपयोग अनाज और अनाज उत्पादों के बंद कंटेनरों में कीट गतिविधि को रोकने के लिए किया जाता है। शुष्क बर्फ ऑक्सीजन को विस्थापित करती है, लेकिन खाद्य पदार्थों के स्वाद या गुणवत्ता में कोई बदलाव नहीं करती है। इसी वजह से यह खाद्य तेलों और वसा को खराब होने से रोक सकती है या मंद कर सकती है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है,
5G प्रौद्योगिकी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, यह लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन यानी LTE मोबाइल ब्रॉडबैंड नेटवर्क का नवीनतम अपग्रेड है। कथन 2, यह केवल उच्च फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम में काम करता है। और कथन 3, यह 4G की तुलना में 100 गुना तेज है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? ऑप्शंस हैं ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3 और डी 1, 2 और 3। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी केवल 1 और 3। 5G या 5th जनरेशन लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन यानी LTE मोबाइल ब्रॉडबैंड नेटवर्क का नवीनतम अपग्रेड है। 5G मुख्य रूप से 3 बैंड यानी निम्न, मध्य और उच्च आवृत्ति स्पेक्ट्रम में काम करता है, जिनमें से सभी बैंड के अलग अलग उपयोग और सीमाएं हैं। यह 100 गीगाबिट्स प्रति सेकेंड तक की गति के साथ 4G की तुलना में 100 गुना तेज है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी केवल 1 और 3। और अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस निकाय द्वारा वैश्विक जैव विविधता आउटलुक रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है? ऑप्शंस हैं ए वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर यानी WWF, ऑप्शन बी यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशंस ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी यानी CBD, सी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी UNDP और डी यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशंस ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी यानी CBD। यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशंस ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी द्वारा संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक जैव विविधता आउटलुक रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। इस रिपोर्ट का 5वां संस्करण दुनिया भर में प्रकृति की स्थिति का विवरण प्रदान करता है। यह रिपोर्ट जलवायु परिवर्तन और दीर्घकालिक खाद्य सुरक्षा के मुद्दे को सुलझाने के लिए जैव विविधता के महत्व को दर्शाती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भविष्य में महामारियों को रोकने के लिए जैव विविधता की रक्षा करना जरूरी है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशंस ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी यानी CBD। अब बारी है आज के अभ्यास प्रश्न की। सोमनाथ मंदिर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, इसे देवपाटन के नाम से भी जाना जाता है। कथन 2, सोमनाथ के वर्तमान मंदिर का पुनर्निर्माण हिंदू मंदिर वास्तुकला की चालुक्य शैली में किया गया था और इसे मई 1951 में पूर्ण किया गया था। उपर्युक्त में से कौन सा अथवा से कथन सही है अथवा हैं? ऑप्शंस हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों और डी न तो 1 और न ही 2। उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में फिर मिलते हैं। शुक्रिया।